वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। वेलकम बैक। टेस्ट नंबर 461 लगाते हैं यूपीएससी सीएससी 2020 के लिए। हम प्रीलिम्स फोकस करेंगे इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां तक कंप्लीट किया था उसी के आगे से फोकस है संसद की आंतरिक व्यवस्था। यह है इसका पार्ट 1। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। तीव्र गति से चलेंगे हमेशा की तरह। संसद के अधिकारियों में बताइए कौन कौन सम्मिलित है इनमें से। लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, महासचिव। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। संसद के अधिकारियों में लोकसभा का अध्यक्ष आता है, लोकसभा का उपाध्यक्ष आता है, राज्यसभा का सभापति भी आता है, राज्यसभा का उपसभापति भी आता है और साथ ही साथ लोकसभा का महासचिव भी आएगा और राज्यसभा का महासचिव भी आएगा। इस सारे के सारे डी है इसका आंसर। तो उपरोक्त तो सभी जो है संसद के अधिकारियों में शामिल हैं। संसद के अधिकारियों में निम्नलिखित को शामिल किया जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति जो उपराष्ट्रपति होता है, राज्यसभा का उपसभापति, लोकसभा का महासचिव और राज्यसभा का महासचिव। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चार स्टेटमेंट है यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है और देखेंगे कि स्टेटमेंट से कौन सा कट रहा है। राज्यसभा का उपसभापति, पहला स्टेटमेंट है, अपना त्यागपत्र सभापति को सौंपेगा। दूसरा स्टेटमेंट है, राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उपसभापति को हटाया जा सकता है। और राज्यसभा के सभापति उपसभापति का वेतन व भत्ते भारत के संचय निधि पर भारित होते हैं और सदन में इस पर मतदान होता है। चौथा स्टेटमेंट है, संविधान के उपराष्ट्रपति के लिए वेतन व भत्ते के संबंध में कोई भी उपबंध नहीं है, लेकिन राज्यसभा के सभापति के संबंध में तो उपबंध है ना। उपराष्ट्रपति का नाम तो खोला नहीं है। करेक्ट है। चलो 4। पहला वाला भी करेक्ट है, राज्यसभा का उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देता है। और दूसरा वाला भी करेक्ट है, राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित संकल्प द्वारा उपसभापति को पद से हटाया जा सकता है। ये सी वाला गलत है, मतलब तीसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि राज्यसभा के सभापति उपसभापति के वेतन भत्ते भारत की संचय निधि पर भारित तो होते हैं, लेकिन सदन में इन पर मतदान नहीं होता। करो एलिमिनेट थर्ड को। 1 to 4 कर दें इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, राज्यसभा के सभापति उपसभापति के वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं और सदन में उस पर मतदान नहीं होता है। इसका वेतन संसद द्वारा निर्धारित होता है और संविधान की दूसरी अनुसूची में इसके लिए उपबंध है। इसके लिए उपबंध है उपसभापति के नाम का उल्लेख करके, लेकिन उपराष्ट्रपति के संबंध में नहीं है, राष्ट्रपति के संबंध में है। और जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो उसके संबंध में है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। राज्यसभा के सभापति उपसभापति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। राज्यसभा का सभापति उसका सदस्य नहीं होता है। करेक्ट है, क्योंकि वो तो उपराष्ट्रपति होता है ना, उसका तो निर्वाचन होता है। उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है, बिल्कुल वो उन्हीं में से चुना जाता है। सभापति को हटाने संबंधी कोई संकल्प राज्यसभा में विचाराधीन की स्थिति में है तो वह बोल सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है, किंतु मतदान नहीं कर सकता। बिल्कुल करेक्ट है ये वाला स्टेटमेंट। यहाँ पर पहला वाला इनकरेक्ट हो गया है। नहीं, पहला वाला भी तो करेक्ट हो गया है, दूसरा वाला भी करेक्ट हो गया, तीसरा वाला भी करेक्ट हो गया, सारे के सारे करेक्ट हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो देखिए, राज्यसभा का सभापति उसका सदस्य नहीं होता, क्योंकि वो तो भारत का उपराष्ट्रपति होता है और उपराष्ट्रपति का तो निर्वाचन होता है। उपराष्ट्रपति यानी सभापति को उसके पद से हटाने संबंधी संकल्प राज्यसभा में विचाराधीन है, तब वह राज्यसभा में बोल सकता है, कार्रवाई में भाग ले सकता है, किंतु मतदान नहीं कर सकता। अगर इसके विपरीत लोकसभा में देखा जाए तो लोकसभा का जो स्पीकर है उसको पहला मत देने का अधिकार होगा, अपना प्रथमतः मत देगा, लेकिन वो निर्णायक मत नहीं दे सकता। ये चीज़ भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। भारत का संसदीय सचिवालय संसदीय कार्य मंत्री के अधीन होता है, राष्ट्रपति के अधीन होता है, सरकार से स्वतंत्र होता है या प्रधानमंत्री के अधीन होता है, बताइए। भारत का संसदीय सचिवालय ना तो राष्ट्रपति के अधीन है, ना ही प्रधानमंत्री के अधीन है, ना ही किसी मंत्री के अधीन है, ये तो सरकार से स्वतंत्र है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 98 में उपबंध है कि संसद के लिए एक पृथक सचिवालय होगा और जनवरी 1926 में सरकार से स्वतंत्र और असंबद्ध सचिवालय अस्तित्व में आया और स्वतंत्रता पश्चात इसे अपना लिया गया और अनुच्छेद 98 में इसके लिए उपबंध किया गया। संसद का सचिवालय सरकार से स्वतंत्र है। अब वो तो संसदीय सचिवालय का हो गया। अब इसका उत्तर दीजिए जरा। लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय क्रमशः किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में रहते हैं।
सभापति और उपराष्ट्रपति के, लोकसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री और सभापति के या फिर मंत्रिपरिषद के, लोकसभा और राज्यसभा के सचिवालय क्रमशः। यहाँ उपराष्ट्रपति का मतलब क्या है? यहाँ उपराष्ट्रपति का मतलब है सभापति, किसका? राज्यसभा का। तो लोकसभा और राज्यसभा के सचिवालय क्रमशः नियंत्रण में रहते हैं। लोकसभा का सचिवालय लोकसभा स्पीकर के, मतलब अध्यक्ष के, लोकसभा अध्यक्ष के, और राज्यसभा का सचिवालय किसके? सभापति के, मतलब जो उपराष्ट्रपति होता है। तो बी करेक्ट हो जाएगा इसका। तो देखिए, लोकसभा सचिवालय, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सचिवालय राज्यसभा के सभापति के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में रहते हैं। दोनों सदनों के सचिवालयों का मुखिया महासचिव होता है, जो एक स्थायी अधिकारी होता है और उसकी नियुक्ति सदन का अधिकारी करता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है। कौन सा अध्यक्ष? लोकसभा का अध्यक्ष। और किसी अन्य सदस्य को बोलने दे सकता है, मतलब एक को रोककर दूसरे को बोलने दे सकता है। ये घटना क्या कहलाती है? सदन मर्यादा, क्रॉसिंग द फ्लोर, यील्डिंग द फ्लोर, मंत्री मौका परस्त। मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं इस तरह के सवाल। इसको बोलते हैं यील्डिंग द फ्लोर। क्या बोलते हैं इसको? संसदीय व्यवस्था में इसको यील्डिंग द फ्लोर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो देखिए, बैठ जाना मतलब यील्डिंग द फ्लोर। लोकसभा अध्यक्ष किसी भी सदस्य को बोलने से रोककर अन्य सदस्य को बोलने के लिए कह सकता है। आपने देखा होगा वीडियो में, यूट्यूब वगैरह में देखा होगा। संसदीय व्यवस्था कितनी बहस होती है उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान करने का कोई अधिकार नहीं होता, जबकि उनको राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करने का अधिकार होता है। ध्यान से सुनिएगा, सोचिएगा और फिर उत्तर दीजिएगा। सोचिएगा। देखिए, राज्यसभा का सभापति माना कि उस सदन का सदस्य नहीं होता, क्योंकि वो उपराष्ट्रपति होता है, लेकिन उपसभापति तो उसी का सदस्य होता है ना। गलत है पहला वाला स्टेटमेंट, गलत है दूसरा वाला भी स्टेटमेंट, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। मतलब सभी का मतलब मनोनीत भी और निर्वाचित भी। तो गलत हो गया दूसरा स्टेटमेंट, कोई भी सही नहीं है, पहला भी गलत हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक और ना ही दोनों। तो देखिए, राज्यसभा का सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता, जबकि उपसभापति उस सदन का सदस्य होता है। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है और उपराष्ट्रपति का जो है निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। याद रखिएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। मनोनीत का मतलब क्या? राज्यसभा में 12 और 2 है एंग्लो इंडियन लोकसभा में, ये भाग नहीं लेते। ये भाग किस में लेते हैं? उपराष्ट्रपति के चुनाव में। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, पढ़िए इसको। देखिए, बार बार पढ़ोगे तो कॉन्फिडेंट तो आ ही रहा होगा, आपको पता है सीक्वेंस वाइज चल रही है सारी की सारी चीज़ें। प्रीलिम्स का यही मूल मंत्र है कि एक एक चीज़ को 10-10 बार 20-20 बार पढ़ना है, ताकि वो गलत नहीं हो जाए आपसे। हर तरह से घुमा फिराया जा रहा है एक एक टॉपिक को, एक एक स्टेटमेंट को। चलिए, क्या ढूंढना है इसमें? सही ढूंढना है ना। तो 3 गलत मिलेंगे हमको। पहला देखते हैं, संसद में लंबित विधेयक सदनों के स्थगन के पश्चात व्यपगत हो जाते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, संसद में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के पश्चात व्यपगत हो जाते हैं। संसद में विचाराधीन प्रस्ताव, संकल्प, नोटिस या याचिका सदनों के स्थगन के पश्चात व्यपगत हो जाते हैं। संसद में विचाराधीन प्रस्ताव, संकल्प या नोटिस या याचिका सदनों के सत्रावसान के पश्चात व्यपगत हो जाते हैं। तो कुछ चीज़ें तो इसमें एक जैसी हैं, लेकिन हमको कुछ चीज़ देखने को मिल रहा है। स्थगन, सत्रावसान, स्थगन, सत्रावसान। अब देखते हैं कि इनमें से समाप्त किस चीज़ से होगा, विधेयक या कोई भी संकल्प या नोटिस। पहली बात तो जो संसद में लंबित होंगे, जो लंबित होंगे ना, वो व्यपगत नहीं होंगे। चाहे स्थगन करवा लो या फिर करवा लो सत्रावसान, तो इनको तो काटो दोनों को। विचाराधीन प्रस्ताव व्यपगत होगा, और वो भी कैसे होगा? वो सत्रावसान से होगा, स्थगन से वो नहीं होगा। तो इसका आंसर लगाएंगे हम ऑप्शन नंबर डी, संसद में विचाराधीन प्रस्ताव, संकल्प, नोटिस या याचिका सदनों के सत्रावसान के पश्चात व्यपगत हो जाते हैं। और ये चीज़ मैंने बता दी होगी कि स्थगन कौन करता है, सत्रावसान कौन करता है और विघटन कौन करता है, ये भी अलग से पूछा जा सकता है।
तो सदन में विचाराधीन प्रस्ताव, संकल्प, नोटिस या याचिका सदनों के सत्रावसान के पश्चात व्यापगत हो जाते हैं, किंतु सदन में लंबित विधेयक पर सत्रावसान के पश्चात कोई प्रभाव नहीं पड़ता। संसद में लंबित विधेयक व्यापगत नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा, लेकिन विचाराधीन होगा। अब देखिए, संसद में लंबित विधेयक, विचाराधीन प्रस्ताव, संकल्प या नोटिस याचिका पर सदनों के स्थगन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और ब्रिटेन में सदनों के सत्रावसान के कारण विधेयक जो है वो वहाँ पर समाप्त हो जाते हैं, लेकिन इंडिया में नहीं होते। इंडिया में होंगे स्थगन के कारण, इंडिया में सत्रावसान के कारण ही होंगे, स्थगन के कारण नहीं। वहाँ पर जो लंबित होते हैं ना, लंबित, वो चले जाते हैं, लेकिन इंडिया में लंबित नहीं जाएगा, विचाराधीन जाएगा, ये है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला देखते हैं, लोकसभा में पारित किंतु राज्यसभा में विचाराधीन विधेयक लोकसभा विघटन के पश्चात समाप्त नहीं होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी इस तरह के प्रश्न करती है इनके, जैसे ये है, अभी पूछा गया था हाल ही में 2-3 साल पहले। दूसरा स्टेटमेंट है, लोकसभा में विचाराधीन विधेयक विघटन के पश्चात समाप्त नहीं होगा। ऐसा विधेयक जो राज्यसभा में विचाराधीन हो परंतु लोकसभा द्वारा पारित ना हो, विघटन के पश्चात समाप्त हो जाएगा। ये वाली लाइन पूछी थी। देखिए, पहला वाला गलत है, क्योंकि लोकसभा में पारित विधेयक, जो विधेयक लोकसभा ने पारित कर दिया किंतु राज्यसभा में वो विचाराधीन है, ऐसा विधेयक जो है लोकसभा यदि विघटन हो गई वो समाप्त हो जाता है, समाप्त नहीं होगा। गलत है स्टेटमेंट, समाप्त हो जाता है, क्योंकि लोकसभा ने उसको पारित किया, लोकसभा ने पारित कर दिया, राज्यसभा में विचाराधीन था, लोकसभा ही नहीं रही तो विधेयक क्या करेगा? गलत है स्टेटमेंट पहला वाला, वो समाप्त हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है, लोकसभा में विचाराधीन विधेयक विघटन के पश्चात समाप्त नहीं होता, ये भी गलत है। लोकसभा में जो विचाराधीन विधेयक होते हैं, अगर लोकसभा का विघटन हो गया तो क्या करेगा वो विधेयक? तो समाप्त हो जाएगा ना वो। तीसरा स्टेटमेंट जो है वो भी गलत है, क्योंकि ऐसा विधेयक जो राज्यसभा में विचाराधीन है परंतु लोकसभा द्वारा वो पारित नहीं किया गया है, वो समाप्त नहीं होता है। 10 बार पढ़ना इसको, तब समझ में आएगा कम से कम। डी है इसका आंसर। तो देखिए, उपरोक्त जो है सभी के सभी कथन गलत हैं। लोकसभा के विघटन के पश्चात जब लोकसभा विघटित हो जाती है तो विधेयकों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको देख लीजिए अच्छे से। देखिए, लोकसभा में पारित हो गया कोई विधेयक किंतु राज्यसभा में वो विचाराधीन है, अब वो विधेयक लोकसभा विघटन के पश्चात समाप्त हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा ने वो पारित किया था, लोकसभा ही नहीं रही तो क्या करेगा विधेयक? अब देखिए, लोकसभा में विचाराधीन विधेयक विघटन के पश्चात भी समाप्त हो जाता है, विचाराधीन भी समाप्त हो गया, और ऊपर क्या था, लोकसभा ने पारित किया था, राज्यसभा में विचाराधीन था, वो भी समाप्त हो गया। ऐसा विधेयक जो राज्यसभा में विचाराधीन है परंतु लोकसभा द्वारा भी पारित नहीं किया गया है, तो ऐसा लोकसभा के विघटन के पश्चात समाप्त नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो 10 बार पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। संसद में भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन करेक्ट है? पहला स्टेटमेंट है, भारत के संविधान में केवल अंग्रेजी सदन की कार्यवाही की भाषा घोषित है। दूसरा स्टेटमेंट है, राजभाषा अधिनियम 1963 हिंदी के साथ अंग्रेजी की निरंतरता की अनुमति देता है। और तीसरा स्टेटमेंट है, संसद के पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने का अधिकार दे सकता है। पीठासीन अधिकारी कौन हो गया संसद का? लोकसभा में लोकसभा का स्पीकर, राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति, मतलब उपराष्ट्रपति। देखिए, करेक्ट है तीसरा वाला स्टेटमेंट, करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट, लेकिन पहला गलत है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद में अंग्रेजी और हिंदी भाषा कार्यवाही की भाषा होगी। ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है कि अंग्रेजी चलेगी केवल, तो केवल एक को करेक्ट, वो इनकरेक्ट करो जहाँ जहाँ एक। चलिए, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3। तो कथन एक गलत है, क्योंकि संविधान में उपबंध है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, और राजभाषा अधिनियम 1963 उपबंध करता है कि सदन की कार्यवाही की भाषा अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में होगी। राजभाषा अधिनियम 1963 हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी की निरंतरता की अनुमति देता है। तो ये 10 प्रश्न थे संसद की आंतरिक कार्यवाही से संबंधित, ये था इसका पार्ट 1। इसके 6 पार्ट बनेंगे कम से कम, तब जाके कंप्लीट होगा। अच्छे से इसका रिवीजन करते रहना। बड़ी मोटी है लक्ष्मीकांत, छोटे छोटे MCQ में तोड़ेंगे, इस तरह के मज़ेदार अच्छे से रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।